हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों हो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं, बस लास्ट रिवीजन है ये। कुछ चीजें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, स्किप मत करना, वीडियो को देख लेना। जो जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें होंगी जो कि तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, या पढ़ी होंगी तो वो तुम लोग हो सकता है भूल गए हो, क्योंकि मैं नई चीजें लेकर आया हूँ, पुरानी चीजें कुछ भी नहीं मिलेंगी। तो लिख लेना, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी ही वीडियो रहेगी, लेकिन तुम लोग सब चीजें लिख लेना। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, पहला क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ इमेजेस। अगर हम दो प्लेन मिरर को लेते हैं और उनको हम इस तरह से 60 डिग्री पे कर देते हैं प्लेस्ड, ठीक है, 60 डिग्री पे हमने प्लेस कर दिया। एक मिरर मेरे पास ये था, प्लेन मिरर है, ठीक है, और एक मिरर को मैंने यहाँ 60 डिग्री पे रख दिया। तो 60 डिग्री पे दूसरे मिरर को रखा है, एक मिरर ये है। तो नंबर ऑफ इमेजेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ये, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए 360 को थीटा से जो एंगल होता है उसको डिवाइड करते हैं, माइनस कर देते हैं 1, आंसर आ जाता है। तो 360 अपॉन, यहाँ 60 दिया हुआ है, माइनस का 1 करेंगे, इसको कैंसिल किया तो 6 माइनस का 1, तो आंसर 5 हो गया। तो आंसर हमारा 5 हो जाएगा। याद रखिएगा कैसे करना होता है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन। देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे पॉइंट्स ले आया हूं, क्वेश्चंस नहीं है, पॉइंट्स हैं, ताकि आप लोग चीजें याद रख सकें। यहाँ अब टेस्ट नहीं हो रहा आप लोगों का, ये सब मैं आप लोगों के लिए सिखा रहा हूँ, चीजें ज्यादा से ज्यादा सीख लें ताकि इंट्रेंस में कर दें। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो यूज होता है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए। इन केस ऑफ स्मोक, स्मोक में जो सॉलिड फेस होता है वो डिस्पर्स इन गैस होता है, ठीक है। स्मोक में सॉलिड गैस में डिसॉल्व हुआ वो होता है। याद रखिएगा ये जो टॉपिक है ये कॉलाइट से लिया हुआ है। कॉलाइट्स की वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए एक बनाई हुई है, तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत चांसेस है कि आ जाए, ठीक है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकालना चाहते हैं जिसकी फोकल लेंथ ये है, तो उसकी पावर कितनी होगी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ अपॉन 1/f, ठीक है। 1/f लिखते हैं, सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 1/50, ठीक है। और 0.2 हमारे पास आ जाएगा डियोप्टर, ठीक है। याद रखिएगा यूनिट पावर का होता है डियोप्टर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पिपिल, ठीक है। याद रखिएगा जो आइरिस होता है, आइरिस आई का पार्ट, वो हमारी पिपिल को कंट्रोल करता है, और पिपिल जो होती है वो टेक सम टाइम टू एडजस्ट। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कहीं बहुत ज्यादा तेज रोशनी से अंदर जाते हैं, कहीं कम रोशनी में, तो कुछ भी नहीं दिखता। तो वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमारी जो पिपिल है वो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का हमें दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। इसको अगर हमें ग्लास के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग जिस तरीके से लिखना चाहे वैसे लिख दिएगा। इसको म्यू डी जी भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं इस तरह सा सिंबल होता है, वो कोई भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अगर कुछ लोग सिर्फ एन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ये सिंबल के चक्कर में मत पड़िएगा। अभी अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की गिलास के रेस्पेक्ट में 1.6 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का हमें दिया हुआ है 1.5। अब हमसे पूछा जा रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ग्लास के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ऊपर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो पहले होगा उसका, और जो नीचे होगा वो ये होगा, ठीक। तो ये बराबर इसके है। अब हमारे पास ये हमें निकालना था, ठीक। ये गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और डायमंड का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास भी दिया हुआ है। फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारे पास आंसर 2.4 आ जाएगा। रिवाइज करवा रहा हूँ, नई नई चीजें नहीं बता रहा हूँ, जो चीज आप लोगों ने छोड़ दी हो या थोड़ी कम आती होंगी सिर्फ वही चीज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फोकल लेंथ जो होती है पानी में डालने या किसी भी डालने से चेंज नहीं होती, आंसर हमारा एफ ही आ जाएगा। याद रखिएगा बड़ा सही क्वेश्चन है। अगर हम किसी भी चीज में इमर्स कर देंगे, लिक्विड में किसी भी एयर में ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, तब भी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा सेम रहती है, चेंज होती है फोकल लेंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा समझिए, रेनबो किससे होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से।
एडवांस सनसेट या सनराइज हमारा एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन से होता है, टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई इससे होता है। ये सारी चीजें हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट से पता चलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करके इसको नोट्स में लिखिएगा, लिख लीजिएगा इसको, वरना ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाएं। अगर आगे आता है जरा देखिए, द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। अब हमारे पास ये तो हो गया P। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इंक्रीज कर दें करंट को, तो करंट को 100% इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि I प्लस आई, पहले भी आई था तो 100% इंक्रीज का मतलब दुगना हो जाना, तो I प्लस आई का स्क्वायर कर देंगे और इसकी जगह लिख देंगे R अपॉन 25 हो रहा है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, देखिए जरा, 25/100 करूंगा तो 1/4 आ जाएगा, इसको लिख दिया। अब जब हम इसकी रेशियो निकालेंगे, इसको P डैश बोल दी, जब इसकी रेशियो निकालेंगे तो दोनों सेम ही आ जाएंगी, तो सेम आ जाएगा, ठीक है। सेम होता नहीं है, यहाँ इस रिलेशन से सेम निकलेगा। अगर हम इसको 2i करके 2i का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आई स्क्वायर आर ही बचेगा। ये भी आई स्क्वायर अपॉन आर है, नीचे भी आई स्क्वायर अपॉन आर है, इस वजह से कैंसिल होकर वो सेम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से जरा देखिए, आल्निको कैसे कहते हैं, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट का जो अलॉय के साथ आयरन के अलॉय होता है, आयरन के साथ, उसको बोल देते हैं एल्निको, ठीक है। सॉफ्ट आयरन जो होता है वो टेम्परेरी मैग्नेट के लिए यूज होता है, टेम्परेरी मैग्नेट को बनाने के लिए, और ये जो अल्निको होता है ये परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग जो हम लोग यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब करंट की डायरेक्शन हाफ रोटेट हो जाता है तो उसको चेंज करने के लिए हम स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं। इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद रखिएगा। अगर सेंटर पे मैग्नेटिज्म निकाला जाए तो वो 0 होता है। आगे आते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कैरिंग करंट कैन बी डिटरमाइंड बाई, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हम निकालेंगे। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में जिसमें करंट है, अर्थ जो रिसीव करती है वो 4 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर एवरेज सोलर एनर्जी डेली रिसीव करती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बड़ा सही क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो जरा समझिए, फिजन और फ्यूजन का ये क्वेश्चन है, और कैसे करेंगे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, इससे करेंगे अगर आप लोग तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। जरा समझिए कैसे करेंगे। इसमें को करने के लिए हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि यहाँ इसका नंबर जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ा तो 26 आ गया और यहाँ 13 आया, ठीक है, 13 और 26। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ हमारे पास 26 करना है तो मुझे कोई ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो कि ऊपर हो 4 और नीचे कितनी होगी, नीचे होगी वो 12 और 1 13, ठीक है। तो यहाँ 13 होगी, इसका मतलब नीचे होगी 2, क्योंकि ये और ये दोनों मिलकर 13 बनने चाहिए और ये दोनों मिलकर इनका सम होना चाहिए। दोनों की तरफ जो सम है ऊपर और नीचे वाला वो सेम होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा सिर्फ एक ही सेटिस्फाई हो रहा है, वो आंसर हो गया। हीलियम एटम एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल होता है, याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास C2H5 इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देता है, तो याद रखिएगा, जब भी इथेनॉल का हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो H2O जब इसमें से निकलेगा तो ये बचेगा सिर्फ C2H4 और H2 यहां लिखना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास हो जाएगा आंसर C2H4 का मतलब ये, ठीक है। अगर हम कंबशन करते हैं ईथीन का, याद रखिएगा, ईथीन का कर दें या किसी भी हाइड्रोकार्बन का कर दें तो हमें CO2 और H2O मिलता है हमेशा। ऑक्सीडेशन अगर हम इथेनॉल का करते हैं KMnO4 के साथ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड हमें मिलता है। ये बड़ा सही क्वेश्चन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, जरा समझिए। मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट हमें बताना है, याद रखिएगा। नॉन मेटेलिक अगर हमसे पूछा जाता है कि कौन है, तो नॉन मेटेलिक जो होते हैं वो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, और हैलोजेंस जो होते हैं वो होते हैं अट्रैक्ट करने वाले, अपनी तरफ खींचने वाले। तो याद रखिएगा, जब भी हमसे कहा जाएगा कि नॉन मेटेलिक बताइए सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला कौन होगा, तो अट्रैक्ट करने वाला ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये थोड़ा सा है, ये
इसमें ऑप्शन हो जाएगा। वैसे सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक जो होते हैं वो हेलोजन्स होते हैं, और हेलोजन में भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन, याद रखिएगा। लेकिन साइज में इसका इनवर्स ऑर्डर होता है, ये भी बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें अच्छी लगी होंगी। इसको लिख लीजिएगा क्योंकि काफी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने ऊपर बताई थी एक चीज, जिसमें हम लोगों ने देखा था जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन से क्या होता है, ये सब चीज याद रखिएगा। थैंक यू।